हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता था, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, किस तरीके से काम करता था, फुल वीडियो आपके सामने ये मैं पेश कर रहा हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वॉज एन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम established after the Second World War to bring stability, order and cooperation to the global economy। ये एक ऐसा सिस्टम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लाया गया था ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जा सके और कॉपरेशन लाई जा सके बिटवीन द कंट्रीज़। तो जो अनस्टेबिलिटी है वर्ल्ड वॉर की या फिर जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसकी वजह से जो खामी है वो जो है ख़त्म हो सके। इट रिप्लेस द chaotic एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ द इंटर war period and aim to promote international trade, economic growth and exchange rate stability। जो वॉर के बीच में जो एक्सचेंज रेट सिस्टम था जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था उसको ख़त्म करना और नए टाइप का सिस्टम लेके आना जिसमें कि स्टेबिलिटी रहेगी और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और स्टेबिलिटी आएगी। ये जो सिस्टम था ये इन चीज़ों पे फोकस करता था। द सिस्टम वॉज इन ऑपरेशन फ्रॉम 1944 टू 1971। 1944 से 71 तक चला एंड इज़ नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ ब्रेटन वुड्स in New Hampshire, USA, where the historic conference was held। तो USA में एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसी के नाम पे ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है आ गया। ये 1971 तक चला, उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से ये कोलैप्स कर गया। तो बैकग्राउंड ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है? बिफोर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम द वर्ल्ड इकॉनमी सफ़र्ड फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन 1929-30 में वर्ल्ड इकॉनमी में डिप्रेशन आया था। कंट्रीज़ फॉलोड कॉम्पिटिटिव डीवैल्यूएशन। तो कंट्रीज़ ने आपस में कम्पीट करने के लिए डीवैल्यूएशन का सहारा लिया ताकि उनके कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट बढ़े और उनको बाहर से ज़्यादा पैसा आए। एक्सचेंज रेट्स वर अनस्टेबल। जो एक्सचेंज रेट्स थे वो स्टेबल नहीं थे। इंटरनेशनल ट्रेड लगातार गिरता जा रहा था। टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, कंट्रीज़ फेल्ट द नीड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्डर लीडिंग टू ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो इन सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज़ ने एक फ़ैसला किया कि भाई हम एक नया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाते हैं और जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट निकला वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो निकल के आया। अब ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुई थी वो क्या कहती है? द ब्रेटन वुड्स conference was held in July 1944 with representatives from 44 countries। जो 44 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये मीटिंग जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड की। मेजर आउटकम्स क्या थे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि नया फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो लाया जाएगा। क्रिएशन ऑफ 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आए जिनमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF कहा जाता है और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशंस आए। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई हैं। द कॉन्फ्रेंस लेड द फाउंडेशन ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इनकी वजह से जो पोस्ट वॉर जो मॉनेटरी सिस्टम है वो आया, वर्ल्ड वॉर के बाद का मॉनेटरी सिस्टम आया जो कि 1971 तक चला। अब मीनिंग क्या है ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का? द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो ब्रेटन वुड्स का सिस्टम है, वॉज अ फिक्स्ड बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अंडर विच, ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा मगर एडजस्टेबल होगा, जिसके अंदर क्या होगा? ईच कंट्री फिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर। हर एक करेंसी, जितनी भी करेंसीज हैं वो अपनी वैल्यू US डॉलर के हिसाब से तय करेंगी और US डॉलर किससे रिलेटेड होगा? गोल्ड से। US डॉलर की वैल्यू गोल्ड तय करेगा या गोल्ड के हिसाब से तय की जाएगी। द US डॉलर वॉज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एट $35 पर आउंस। तो US डॉलर का रेट सेट कर दिया कि वो डॉलर के हिसाब से होगा और बाकी करेंसीज US डॉलर के हिसाब से एक्सचेंज रेट उनका तय होगा। द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस वर अलाउड ओनली विद इन द नैरो बैंड दैट इज़ +-1%। तो +-1% की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन अलाउ नहीं थी इस टाइप के सिस्टम में। अब मेन फीचर्स क्या हैं ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के? फिक्स्ड बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट। ये क्या था? फिक्स एक्सचेंज रेट, exchange rates were fixed but allowed to change in case of fundamental disequilibrium। अगर कोई भी disequilibrium आता है तो वो जो सिस्टम है उसको +-1% एडजस्ट होने का जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो इसको कहते हैं फिक्स्ड है बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा अपने आप को एडजस्टमेंट करने के लिए। डॉलर एज की करेंसी, डॉलर को मेन करेंसी माना गया। US डॉलर एक्टेड एज द इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी एंड अदर करेंसीज वर पेग्ड टू द डॉलर। सिंपल वर्ड्स में हर एक करेंसी को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, तो US डॉलर की तो डोमिनेंस बढ़ गई ना, वही मेन करेंसी बन गई। गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी,
द यूएस गारंटीड कन्वर्जन ऑफ डॉलर्स इनटू गोल्ड एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट। तो यूएस ने गारंटी दी कि भाई जितने भी आपके पास डॉलर होंगे उसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट करके दे दूंगा। तो गोल्ड की कन्वर्टिबिलिटी डायरेक्ट थी डॉलर से। रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ सुपरवाइज्ड एक्सचेंज रेट्स एंड प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट असिस्टेंस। आईएमएफ जो था वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, अब इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आईएमएफ ने सुपरवाइज किया कि एक्सचेंज रेट किस हिसाब से स्टेबल रखे जाएं, और वो शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी भी कंट्री का मेंबर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है तो उसको असिस्ट करेगी। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑन कैपिटल। अंडर दिस सिस्टम फ्री ट्रेड एनकरेज्ड एंड कैपिटल कंट्रोल्स अलाउड टू प्रिवेंट स्पेकुलेशन। तो इस टाइप के सिस्टम में फ्री ट्रेड तो था ही, क्योंकि क्लासिकल्स को सपोर्ट करता है, ये क्लासिकल्स को सपोर्ट करती है थ्योरी। तो फ्री ट्रेड सिस्टम को एनकरेज किया गया और जो कैपिटल कंट्रोल्स हैं उसको थोड़ा बहुत अलाउ किया गया ताकि स्पेकुलेशन ना हो। बाकी ज़्यादातर देखा जाए तो कैपिटल कंट्रोल्स ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स अंडर ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स के अंडर किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन किया जाता था? ईच कंट्री डिक्लेयर्ड अ पार वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। हर एक कंट्री की करेंसी को डिक्लेयर किया जाता, हर एक कंट्री डिक्लेयर करती थी कि मेरी करेंसी की वैल्यू इतने डॉलर के बराबर है। मार्केट एक्सचेंज रेट कुड फ्लक्चुएट विद इन +-1%। तो मार्केट एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएशन के लिए खोल देते थे, मगर वो फ्लक्चुएशन +-1% ही होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन्ड टू मेंटेन द फिक्स रेट। सेंट्रल बैंक को इंटरवीन किया जाएगा फिक्स रेट के हिसाब से। पार वैल्यू कुड बी चेंज्ड विद अप्रूवल ऑफ आईएमएफ। पार वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, मगर अगर आईएमएफ कहेगी तभी चेंज करना है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं जो एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे कर देना, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम काम कैसे करता था? दिस सिस्टम वर्क थ्रू सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा, हेड बैंक होगा, वो इंटरवीन करेगा। कैसे? आईएमएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म डेफिसिट। तो सेंट्रल बैंक क्या करता था? जब उसकी करेंसी गिर रही होती थी तो वो मार्केट में फॉरेन करेंसी को बेचता था ताकि उसकी वैल्यू कम आए और हमारी वैल्यू बढ़ जाए, और जब उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही होती थी तो अपनी करेंसी मार्केट में निकाल देता था या डॉलर खरीदने शुरू कर देता था ताकि उसकी करेंसी एडजस्ट कर जाए। तो आईएमएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट हो गई तो। एडजस्टमेंट पॉलिसीज लाइक डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन और फिस्कल मेजर्स। तो एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ के नाम पे आप अपनी कंट्री में डिवैल्यूएशन कर सकते हो, डिफ्लेशन कर सकते हो, या फिस्कल मेजर्स अपना सकते हो जिससे आप अपनी करेंसी की वैल्यू को +-1% कंट्रोल कर सकते हो। इफ़ अ कंट्री फेस्ड परसिस्टेंट बीओपी डेफिसिट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लगातार डेफिसिट चल रहा है, इट कुड डीवैल्यू इट्स करेंसी विद आईएमएफ कंसेंट। अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी की वैल्यू को आप डीवैल्यू कर सकते हो, बट आईएमएफ का कंसेंट लेना ज़रूरी था। अब आ जाता है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में पहला एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट का ही टाइप है ये, इससे क्या अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगी और स्टेबिलिटी आएगी। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता है जब भी स्टेबिलिटी आती है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थ्रू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो अमेरिका ने ये जो ट्विन इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, इनके थ्रू इस सिस्टम को काफ़ी सपोर्ट किया गया। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हुई, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कई कंट्रीज़ को लोन दिया ताकि वो अपनी रिकंस्ट्रक्शन कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड से देखें तो सब कुछ गोल्ड पे डिपेंड करता था, यहाँ गोल्ड पे इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, बीच में डॉलर आ गया, तो डॉलर के हिसाब से काफ़ी सही सिस्टम हो गया था जो कि फ्लेक्सिबल था एज़ कम्पेयर टू गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड इतना फ्लेक्सिबल नहीं था, ये उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, और एक दौर चल पड़ा। इसके बाद 71 के बाद ऐसे सिस्टम आए जो और फ्लेक्सिबल होते गए। अब डीमेरिट्स क्या है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की? ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। डॉलर शॉर्टेज इनिशियली, लेटर डॉलर ग्लट। डॉलर की शुरुआत में इनिशियल शॉर्टेज हो गई और बाद में भाई इतने ज़्यादा डॉलर छाप दिए कि अन्यवाद जो है डॉलर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा डॉलर होना भी प्रॉब्लम है, काफ़ी कम डॉलर होना भी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। लिमिटेड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो सिर्फ +-1% को ही हैंडल कर पाएगा। इन्फ्लेशनरी बाइस ऑफ द यूएस इकॉनमी। अगर यूएस इकॉनमी में कोई भी इन्फ्लेशन आई तो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। स्पेकुलेटिव अटैक्स ऑन करेंसीज। करेंसी पे अटैक होना शुरू हो गया, सस्ता करके उसे खरीद लेना, महंगा करके बेच देना। तो जो करेंसी में ट्रेड करते थे उनका तो धंधा काफ़ी अच्छा चलने लग पड़ा। कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्यों कोलैप्स हो गया? क्योंकि अमेरिका में इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। तो सबसे पहले दिस सिस्टम कोलैप्स इन 1971 व्हेन द यूएस सस्पेंडेड गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द डॉलर। जब उन्होंने कह दिया अब डॉलर को गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी जो हमने डिक्लेयर की थी 44 में, वो ख़त्म होती है। ऑल्सो नोन एज, यहाँ नोन लिखना था, ऑल्सो known as
द निक्सन शॉक, इसको निक्सन शॉक भी कहा जाता है। मेजर रीजंस क्या थे? परसिस्टेंट यूएस बीओपी डेफिसिट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लगातार यूएस को डेफिसिट्स चल रहे थे। डिक्लाइन इन यूएस गोल्ड रिजर्व्स, यूएस के गोल्ड रिजर्व्स जो है वो कम होते जा रहे थे। एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड, इतने डॉलर छाप दी कि वर्ल्ड वाइड डॉलर्स की सप्लाई बढ़ा दी। राइजिंग इन्फ्लेशन इन यूएस, यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन डॉलर, डॉलर में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, तो इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब इसका कंक्लूजन करते हैं। Bretton Woods system of foreign exchange marked a turning point in international monetary history, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इट combined the stability and fixed exchange rate rates with limited flexibility and institutional support। इस सिस्टम के आने से ही फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी को एनकरेज किया गया और पीछे से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दी गई IMF और वर्ल्ड बैंक की। नाउ इट इवेंचुअली कोलैप्स्ड, हालांकि ये कोलैप्स हो गया। Its contribution to global economic recovery and growth remains undeniable। हालांकि ये तो कोलैप्स तो हो गया है, बट फिर भी जो 1929-30 के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी में रिकवरी आई थी, उससे जो इसकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। द सिस्टम्स एक्सपीरियंस continues to guide the design of modern international monetary arrangements। तो ये सिस्टम, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख के लगातार जो करंट सिस्टम्स चल रहे हैं उनको लगातार गाइडेंस मिलती है कि पुराने सिस्टम में ऐसा होता था और आज के सिस्टम में उस चीज़ों को, उनकी जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए ऐसा करना चाहिए। तो जितने भी पुराने सिस्टम्स हैं, इंक्लूडिंग दिस एंड गोल्ड स्टैंडर्ड एंड एडजस्टेबल पैक वगैरह, जितने भी सिस्टम्स रहे हैं वो मॉडर्न सिस्टम्स की हेल्प करते हैं ताकि उनकी जो खामी है वो नए सिस्टम्स में ना आए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।